नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और आज की क्लास इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो हमारी सीरीज़ है उसकी 4th क्लास है हमारी। जितनी पिछली क्लासेस हमारे हुई हैं इनके वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्यावरण आंदोलन। भारत में एनवायरमेंट के फील्ड में जितने भी मेजर मूवमेंट्स हुए हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है उनसे पूछे जा चुके हैं। अभी इस साल भी एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल मूवमेंट चर्चा में रहा है, हसदेव फॉरेस्ट वाला। आप सभी ने अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसे ही इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि भारत में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनका इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रहे हैं जिन्होंने भारत में एनवायरमेंट की दिशा और दशा को परिवर्तित किया है और बदला है। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें जो सबसे पहला मूवमेंट है जो हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस मूवमेंट है, बिश्नोई मूवमेंट। एक्चुअली बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई जो कम्युनिटी है, ये राजस्थान में मारवाड़ एरिया के आसपास वाले एरिया में रहती है। और एक खास बात इस कम्युनिटी की है कि इस कम्युनिटी की जो नेचर के प्रति लगाव है, जो जुड़ाव है, वो हमेशा से रहा है। तो बेसिकली बिश्नोई जो फेथ है वो गुरु महाराज जाम्बा जी जो थे उन्होंने लगभग 14वीं शताब्दी में उन्होंने स्थापित किया था। और उनका जो मेन फोकस था वो था प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव। तो बिश्नोई कम्युनिटी आज भी उसी चीज को फॉलो करती है, जंगलों को लेकर के, पशु पक्षियों को लेकर के, वृक्षों को लेकर के इनका जो लगाव है वो बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रहा है। ठीक है, तो बिश्नोई कम्युनिटी में एक मूवमेंट हुआ है, बिश्नोई मूवमेंट के नाम से इस मूवमेंट को हम लोग जानते हैं। ये मूवमेंट एक्चुअली हुआ बहुत पहले था, लगभग 17th सेंचुरी की। आप 17th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो आपको बिश्नोई मूवमेंट मिल जाएगा। तो इस मूवमेंट में हुआ क्या था कि उस जगह, उस रीजन के जो किंग थे, जो राजा थे, उनके आदेश के अनुसार या फिर उनके ही लोगों के द्वारा जंगलों को कुछ कटाव वगैरह किया जा रहा था, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। वैसे तो इस रीजन में पेड़ बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत कम पेड़ हैं, और जो थे उनको भी काटा जा रहा था बिकॉज ऑफ द फॉडर एंड वुड, लकड़ी और चारे के लिए उन वृक्षों को काटा जा रहा था। तो बिश्नोई कम्युनिटी ने उसको लेकर के आवाज उठाई। बेसिकली अमृता देवी जी जो थी, इन्होंने, इनका योगदान बहुत ज्यादा माना जाता है। बिश्नोई गांव के आसपास के जो एरिया थे, बेसिकली खिजराली विलेज था मारवाड़ रीजन में, राजस्थान में, वहां पर इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और इस मूवमेंट में अमृता देवी जी के संरक्षण में या इनकी अगुवाई में लोगों ने वृक्षों को पकड़ करके, जैसे हम लोग चिपको आंदोलन में देखते हैं, उसी तरह से कुछ वृक्षों की कटाई का विरोध किया था, राजा के सैनिकों के साथ संघर्ष किया था। जिसके बाद जब राजा को पता चला ये, तो वो खुद आए और उन्होंने इन पेड़ों की कटाई को रोक दिया और बिश्नोई समाज के लोगों के लिए उस एरिया को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया कि यहां से वृक्षों वगैरह की कटाई नहीं होगी। तो ये भारत के इतिहास में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, उसमें पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, जो 17th सेंचुरी में हुआ था, बिश्नोई मूवमेंट। बेसिकली याद आपको रखना है, मारवाड़ रीजन में हुआ था, राजस्थान में। और अमृता देवी जी जो थी, ये इनकी, आप कह सकते हैं कि इस मूवमेंट की सूत्रधार थी। बिश्नोई कम्युनिटी की अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ब्लैक बक वाले मामले में भी काफी चर्चा में आए थे। ब्लैक बक जो हिरण की एक, एंटीलोप की एक प्रजाति होती है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब हमने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ही हाईएस्ट डिग्री का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। अगर आप उनकी हत्या करते हैं तो आपको सजा का भी प्रावधान है, प्लस कुछ मॉनेटरी पेनल्टी भी आप पे लगेगी। तो आप सभी को पता है कि ऐसा आरोप एक मतलब प्रूफ भी हो चुका है, सलमान खान के ऊपर लगा था ब्लैक बक को मारने का, जिसको लेकर के बिश्नोई कम्युनिटी की बड़ी नाराजगी है कि उन्होंने ब्लैक बक को मारा। और ब्लैक बक काफी पूजनीय होता है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बिश्नोई मूवमेंट था जो पहला मूवमेंट था
मॉडर्न इंडिया में इन्वायरमेंट की दिशा को लेकर के। इसके बाद जब हमें आजादी मिली, उसके बाद के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे हैं आजाद भारत के, जिन मूवमेंट्स के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला मूवमेंट जो हम देखेंगे वो है हमारा चिपको आंदोलन। इसका नाम आप सभी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटीज की बुक्स में, या आपने 6th-7th में भी पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। जब भी कभी आप इन्वायरमेंट की बुक कोई भी पढ़ते हैं उसमें चिपको आंदोलन का जिक्र जरूर से जरूर होता है। सॉरी। चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत बेसिकली कब हुई, तो 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से। बेसिकली तब उत्तराखंड नहीं था, उत्तराखंड बाद में 2002 में बनाया गया। 2000 में से लेकर 2002 के बीच में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया, जो पहाड़ी क्षेत्र थे। बट स्टिल उस समय उत्तर प्रदेश था और अभी उत्तराखंड हम लोग बोलते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। और ये आंदोलन हुआ क्या था इसके पीछे की कहानी क्या थी, तो बेसिकली टिहरी गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड का, जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो चमोली वाला एरिया है, वहां से इस चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस चिपको आंदोलन में महिलाओं ने और वहां के जो लोकल लोग थे, जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी, इसके अलावा आपके गौरा देवी, सुदेशा देवी, ये सब लोग जो थे, इन्होंने मिलकर के मूवमेंट जो था, एक पर्यावरण का एक मूवमेंट खड़ा किया। इसलिए खड़ा किया क्योंकि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। बेसिकली सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे, इन्होंने आसपास के गांव के लोगों को बहुत ही ज्यादा इस मामले को लेकर के सेंसिटिविटी क्रिएट की कि भाई वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसकी सहमति के साथ ही वहां पर जो हिमालय के टेरेन्स थे वहां से वृक्ष काटे जा रहे थे। तो जो वृक्ष काटे जा रहे थे, स्लोप्स के जो ट्रीज थे उनको काटा जा रहा था, और स्लोप के ट्रीज काटने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा पर्यावरणीय परिस्थितियां जो थी वो बहुत ही ज्यादा दुर्गम हो रही थी, क्योंकि इसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह बढ़ रहा था। यहाँ के जो लोग थे उनका जीवन बेसिकली इन वृक्षों पर, इन जंगलों पर आधारित था। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब ये शुरुआत हुई इसकी, तो यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी और चांडी प्रसाद भट्ट जी लोग, इन लोगों ने अगुवाई भूमिका निभाई और इस मूवमेंट को खड़ा किया। इस मूवमेंट में आदिवासी जो लोग थे यहाँ के और ट्राइबल लोग जो थे, प्लस अगल बगल के गांव की जो महिलाएं थी, उन्होंने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए क्या किया कि वृक्षों को जा करके ऐसे हग कर लिया चारों तरफ से, ताकि अगर उन पर कोई कटाई की जाए तो सबसे पहले वो वार झेलने के लिए तैयार हो गई। इस हद तक इस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम गेन कर लिया था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत चर्चा हुई, कई सारी वर्ल्ड की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इस एनवायरमेंटल मूवमेंट को कवर किया गया। ठीक है, और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को यह प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। ठीक है, बेसिकली आडवाणी विलेज जो है वहां का, उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी चिपको आंदोलन में, और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था इस मूवमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में बेसिकली उस समय के जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की बाद में, और कमेटी सेटअप करने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई कि नहीं भाई वहां के जंगलों को अब नहीं काटा जाएगा, और यहीं से टर्निंग पॉइंट बन गया इस चिपको आंदोलन को लेकर के। ठीक है, तो ये था चिपको आंदोलन। इस चिपको आंदोलन ने एक्चुअली कई सारे आंदोलनों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। चिपको आंदोलन ने कई सारे आंदोलनों को प्रभावित किया। जैसे इसी चिपको आंदोलन के बेसिस पर ही साउथ इंडिया में एक एपिको आंदोलन भी चलाया गया, एपिको आंदोलन भी चला आगे चल करके। तो इसके आगे जो नेक्स्ट आंदोलन हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में एक अच्छा आंदोलन रहा है। साइलेंट वैली बेसिकली साइलेंट वैली जो है ये आपका केरल में आती है। ये मूवमेंट जो है 1978 में स्टार्ट हुआ, और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इंडिया, केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। कुंथीपुजा रिवर में, बेसिकली कुंथीपुजा रिवर के आसपास का जो एरिया था साइलेंट वैली उसको बोला जाता है। ठीक है, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट वहां पर चलाया गया था। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के पास जहां से कुंथीपुजा रिवर निकलती है, बेसिकली कुंथीपुजा रिवर, और ये जो कुंथीपुजा रिवर है
ये ट्रिब्यूटरी है भारतपुझा रिवर की। भारतपुझा रिवर केरल की सेकंड, आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट रिवर्स में से एक है, सेकंड बिगेस्ट रिवर है भारतपुझा रिवर, और इसी की ट्रिब्यूटरी है कुंतीपुझा रिवर। यहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक डैम बनाया जा रहा था बेसिकली साइलेंट वैली में। तो इस डैम में क्या हुआ था कि कई सारे एनजीओ ने इसका विरोध किया, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड इस डैम के बनने की वजह से सबमर्ज्ड हो जाता, पानी में डूब जाता। बिकॉज जब भी डैम बनाया जाता है तो एक बहुत बड़ा एरिया इसकी जद में आ जाता है, क्योंकि जहां कहीं तक भी पानी को रोका जाएगा, उस रोकने वाले, जैसे सपोज करिए कि यहां से रिवर फ्लो कर रही है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, यहां सब पेड़ वगैरह है, अभी रिवर फ्लो करके चली जाती, बट यहां पर अगर डैम बना दिया जाएगा काफी ऊंचा, तो ये पानी भरेगा और ये पूरा का पूरा एरिया सबमर्ज हो जाएगा, तभी यहां से कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। तो इसमें हजारों हेक्टेयर के जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी हो रही थी। तो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये प्रोजेक्ट था जो कि कुंतीपुझा रिवर में था, और कुंतीपुझा रिवर जो है ये साइलेंट वैली जो है केरल की, यहां से रन करती है, यहां के बगल से निकलती है। तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इस प्रोजेक्ट को लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, बहुत ज्यादा इसको विरोध का सामना करना पड़ा। और ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली, इसमें लगभग 25 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा था, और लगभग 8.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बेसिकली 1981 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, अगर मैं टाइमलाइन आपको बता दूं, इस समय पर ये प्रोजेक्ट ने काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, भारत में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। इसके बाद जब 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, और इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगने के बाद फिर लोगों का विरोध जब कम नहीं हुआ, तो राजीव गांधी जी ने 1985 में इस जगह का दौरा किया था, विजिट किया था, और विजिट करने के बाद इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया था उन्होंने। इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोटेस्ट का, इस मूवमेंट का इतना असर हुआ कि पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, और प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने के बाद यहीं पर ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना भी की गई। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये भी इसी मूवमेंट की वजह से स्थापित किया गया, जिसकी उद्घोषणा जो है ये राजीव गांधी जी ने 1985 में करी थी। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ये इसके लिए बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड कमेटी भी बनाई गई थी, जो कि उस समय एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे MGK मेनन जी, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इस प्रोजेक्ट को रोका गया था, और रोकने के बाद फिर बाद में राजीव गांधी जी ने जब विजिट किया तो फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कोई स्थापना की, और उसको इनॉग्रेशन भी इवन उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि कौन सी रिवर है। दूसरी बात, लगभग एक टाइमलाइन याद रख लीजिए कि 1978 के आसपास मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कुंतीपुझा रिवर जो है ये भारतपुझा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिए। इसमें हाँ एक एक्टिविस्ट का नाम आता है सुगाथा कुमारी का, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इस इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट में बहुत ही ज्यादा अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं सारे मूवमेंट्स को, इनसे रिलेटेड जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, वो सब हम इसमें चर्चा करके इसी में, ये बेसिकली आपको बहुत सारी जगहों पे काम आ सकते हैं। जैसे अभी आप एसे राइटिंग जब करते हैं, तो एसे राइटिंग में भी आप इन्वायरमेंट के ऊपर कोई एसे आता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट के ऊपर कोई एसे आता है, या प्रकृति के संरक्षण को लेकर के कोई एसे आता है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। मूवमेंट्स को आप कोट कर सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं, या फिर इनसे पीछे की थोड़ी सी कहानी का आप वर्णन कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब आप कंटेंट अपना इकट्ठा करेंगे ना, तो वो लोग जो जिनकी इंक्वायरीज आती हैं कि भाई इससे हम लोग लिख रहे हैं तो सर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कि कैसे लिखेंगे 10 पेज 11 पेज 12 पेज का एसे, तो उसमें आप इसी तरह के जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, उनको आप अपने दिमाग में बना करके एक मोटा मोटा आइडिया लेकर के चलते हैं, जिनको आप इंक्लूड करके रखेंगे। तो एक तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है किसी मूवमेंट से, तो वो आप टैकल कर सकते हैं प्रीलिम्स में। अदरवाइज आपके लिए कंटेंट मिल रहा है एनवायरमेंट का, और एसे का भी कंटेंट यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपने मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट है वो है जंगल बचाओ आंदोलन। देखो, जो जंगल बचाओ आंदोलन है बेसिकली ये 1982 में शुरू हुआ था, और ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है, उस समय बिहार में था, अभी जो है
ये आपका झारखंड में है। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ था। गवर्नमेंट का डिसीजन क्या था कि जो जिस एरिया में ये बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि वहां साल के पेड़ बहुत ज्यादा थे। किसके पेड़ थे? साल के पेड़। लेकिन साल के जो पेड़ होते हैं इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता जितना टीक के पेड़ों का होता है। टीक को गवर्नमेंट साल के पेड़ों को काट करके उसकी जगह टीक के जंगल लगा रही थी। यह मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ था कि जो साल के मूवमेंट, साल के जो नेचुरल ट्री, क्योंकि वो साल के जो पेड़ थे वहां नेचुरली ग्रो करते थे, गवर्नमेंट वहां टीक के पेड़ों को लगा रही थी बिकॉज टीक की लकड़ी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती है। तो वहां के आदिवासी लोगों ने इसका विरोध स्टार्ट किया और उसके बाद ये जो मूवमेंट था काफी ज्यादा जोर पकड़ा और इसके बाद फिर इसमें काफी पॉपुलर पॉलिटिक्स वगैरह हुई। ये मूवमेंट बढ़ता बढ़ता आसपास के कई सारे स्टेट्स को कवर किया इसने, झारखंड में, उड़ीसा तक फैला बाद में। ठीक है, तो ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। आपको याद रखना है कि जंगल बचाओ आंदोलन बेसिकली किस स्टेट में हुआ था, ये याद रखना है। इसकी आपको एक टेंटेटिव ईयर याद कर लीजिए, एक डेट याद कर लीजिए और किस वजह से हुआ था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस मूवमेंट में बस इतना ही था। अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है उसका नाम है एपिको मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है उसको हम देख लेते हैं, उसका नाम है एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट बेसिकली जो उत्तराखंड का चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन है, उसी से आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड है, उसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों मूवमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। देखो एपिको जो चिपको मूवमेंट था उसमें बहुत सारे लीडर्स निकल करके आए थे, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और भी तमाम लीडर्स के नाम हमने आपको बताए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं इनका काफी योगदान रहा। इन्होंने उत्तराखंड में और भी कई इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उनमें इनका नाम लिया जाता है। जैसे अभी टिहरी मूवमेंट जो होता है, टिहरी गलवा में जो टिहरी डैम को लेकर के मूवमेंट था उसमें भी जो सबसे आगे थे इस मूवमेंट को लीड करने वाले वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो बेसिकली एपिको मूवमेंट में आप कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लीडर के कहने से मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ या लीडर ने लीडरशिप नहीं बनाया, जबकि बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट था। ये गांव के लोग, आसपास के ट्राइबल लोग, वहां के एनजीओ सब ने मिला करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। हालांकि एक लोग थे जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, जिनका नाम है पांडुराम हेगड़े जी। तो उन्होंने लीड जरूर किया था बट स्टिल ये मूवमेंट जो था ये आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट था और सबकी थोड़ी थोड़ी योगदान से ये मूवमेंट बड़ा हुआ था। ठीक है, तो एपिको ये वर्ड जो बेसिकली जैसे हम लोग चिपको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज में सेम शब्द का मतलब वही होता है, एपिको बोलते हैं चिपकने को, एपिको मूवमेंट। ठीक है, उसका नाम भी सेम है, चिपकने से इसका नाम भी लिया गया है एपिको मूवमेंट। 1983 के आसपास स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है? उत्तर कन्नड़ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक स्टेट के जो उत्तर कन्नड़ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर यह मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े जी ने आप कह सकते हैं कि लीड, वैसे तो ये मूवमेंट बेसिकली मैंने बताया कलेक्टिव एफर्ट से स्टार्ट हुआ था, बस इन्होंने फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ये किस लिए था? तो एपिको मूवमेंट जो था अगेंस्ट द फेलिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड र्यून ऑफ एंशिएंट लाइवलीहुड। जो वहां के बेसिकली जो फॉरेस्ट थे उनकी कटिंग को लेकर के, उनको जो काटा जा रहा था उसको लेकर के, उनकी फेलिंग ऑफ द ट्रीज को लेकर के ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सेम वही था जैसे कि चिपको मूवमेंट था बट थोड़ा सा डिफरेंस यही था जो हमने आपको बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस मूवमेंट में आपको बहुत ज्यादा चीजें कुछ नहीं है जो समझाने वाली हैं। अब आगे देखते हैं एपिको मूवमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है इंडिया में, जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ है वो कौन सा था। तो एपिको के बाद आपका टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट को हम पढ़ लेते हैं। जैसे टिहरी डैम ने आपको बताया था अभी, ये टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली आपका उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर टिहरी डैम को लेकर के हुआ था। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा था और इस मूवमेंट की अगुवाई भी की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, इस मूवमेंट में कुछ खास बात यह थी कि जो टिहरी डैम बनाया जा रहा था बेसिकली उसकी वजह से वहां की जो लोकल टोपोग्राफी है वो बहुत प्रभावित हो रही थी। एक तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाना था, दूसरी बात बहुत सारी जमीन जो थी वो सबमर्ज होनी थी, जल के अंदर डूब जाती, आसपास के गांव जो है उनको विस्थापित किया जाता। ये सब मूवमेंट जो था इससे रिलेटेड था। तो टिहरी डैम जो था बेसिकली इसकी हाइट काफी ज्यादा बना रहे थे लोग, तो उतना उस डैम को के मूवमेंट को लेकर के जब डैम बन जाता तो ऐसा भी शक था कि यहां पर अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे बेसिकली। देखिए अर्थक्वेक में एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं।
अर्थक्वेक में कॉन्सेप्ट होता है, कई सारे अर्थक्वेक्स वर्ल्ड में ऐसे आए हैं जो कि डैम्स के बनने की वजह से आए हैं। जियोग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोस्टैसी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं आइसोस्टैसी। ये आइसोस्टैसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये बेसिकली बैलेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि जो अर्थ की जो लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, ये भी बैलेंस की तरह ही काम करता है, जैसे कि एक तराजू होता है। जैसे यहां का कॉलम कोई माउंटेन है, यहां से लोड धीरे 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 कम हो रहा है, कोई नदी कटाव करके नीचे ले जाकर के जमा कर रही है इस जगह पर, तो यहां पर लोड बढ़ रहा है और यहां से लोड कम हो रहा है। इस लोड को बैलेंस करने के लिए यहां से इंटरनली करंट्स का मूवमेंट होता है। तो इस तरह से एक साइकिल बनती रहती है। इसका मतलब ये अर्थ जो है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है लोड को लेकर के, सिमिलर जैसे एक तराजू वर्क करता है। ठीक है, अभी होता क्या है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, कहीं पर लोड इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो लोड उस क्रस्ट जो है, नीचे की जो भूपरपटी है, भूपटल जो जिसको बोलते हैं हम, वो भूपटल इस लोड को बियर ना कर पाए, सहन ना कर पाए, तो वहां पर फॉल्टिंग, क्रैकिंग या अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है। कई सारे अर्थक्वेक वर्ल्ड में ऐसे आए हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस अर्थक्वेक है मैराथन डैम अर्थक्वेक। मैराथन डैम अर्थक्वेक जो आया था, बेसिकली कई दिनों तक ट्रिमर्स आ रहे थे। ट्रिमर का मतलब सीरीज ऑफ सीक्वेंस के अर्थक्वेक्स आ रहे थे कम इंटेंसिटी के, तो लोगों को पता नहीं था कि क्यों आ रहे हैं। बेसिकली वो जो थे, मैराथन डैम जो बना था ग्रीस में, उसकी वजह से आ रहे थे। तो ये इसलिए था क्योंकि डैम जब कहीं पर भी बनता है तो वहां पर मिलियंस ऑफ मीट्रिक टन पानी जो है वो आप कह सकते हैं कि कलेक्ट करके रखा जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो वहां जो अर्थ की लेयर है, जो सरफेस है, उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। अब जरूरी नहीं कि वो सरफेस इतना लोड सहन कर पाए, तो इस वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसको बोलते हैं RIS, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी मतलब रिजर्वॉयर की वजह से होने वाले भूकंप, सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है। जैसे भारत में भी ये मैराथन डैम ग्रीस में हो गया, इंडिया में भी आपने कोयना अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा। कोयना अर्थक्वेक महाराष्ट्र में आया था बेसिकली, और महाराष्ट्र में कोयना डैम के बनने की वजह से ये कोयना अर्थक्वेक आया था। यही कुछ शक, इसी तरह का कुछ शक यहां पर भी किया जाने लगा। कुछ रिपोर्ट्स बताने लगी कि भाई ये डैम अगर इतना ऊंचा बन जाएगा, तो जो टिहरी डैम है इसके बनने की वजह से, इतना ऊंचा जब बन जाएगा तो टिहरी डैम के बनने की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक्स आने की संभावनाएं रहेंगी। बिकॉज हिमालय तो है, अभी भी टेक्टोनिकली एक्टिव है हिमालय जोन, वैसे भी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है। अब इतना बड़ा अगर आप डैम बना देंगे तो वहां अर्थक्वेक की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इसी अर्थक्वेक की समस्या को और जो लोगों को यहां से विस्थापित किया जाता था, इसकी समस्या को लेकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, जिसका नाम है टिहरी डैम मूवमेंट या टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बगोड़ा जी ने इसको आप कह सकते हैं कि लीड किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि टिहरी डैम तो बनाया गया, इसकी हाइट जो है वो कम कर दी गई थी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे केसेस चले, कोर्ट में गया, बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बहुत ही ज्यादा चर्चित मूवमेंट रहा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये स्ट्रेच हुआ। इवन अभी भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चर्चा में आपको दिख जाता होगा। अब देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में बेसिकली हुआ क्या था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन वैसे तो स्टार्ट हुआ था 1985 के आसपास, काफी ज्यादा लंबा खिंच गया ये आंदोलन। वैसे स्टार्ट तो हुआ था ये 1985 के आसपास। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन ये था कि नर्मदा रिवर पर कई सारे डैम्स के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे। जैसे जो डैम था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डैम था सरदार सरोवर डैम। हालांकि सरदार सरोवर डैम बाद में बना, बट उसमें कई सारे चेंजेस किए गए, उसकी हाइट घटाई गई। तो सरदार सरोवर जो डैम है बेसिकली ये बनने का एक बहुत बड़ा मतलब जो भी बन रहा था, इसका जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यहां से शुरू हुआ। क्योंकि इस डैम के बनने की वजह से आसपास के कई सारे गांवों को खाली कराया गया था, उनको डिस्प्लेस कराना था, उनके रिलोकेशन में उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा ना मिलने की वजह से लोगों में संतोष था। अगली बात यह थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को काटना था, बहुत सारी जमीन जो थी वो सबमर्ज हो जाती, पानी के अंदर डूब जाती। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे होते जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद इस मूवमेंट ने बहुत ही ज्यादा
वर्ल्ड वाइड लेवल पर गेन हासिल कर ली, बहुत ही ज्यादा आप कहते हैं चर्चा हासिल कर ली इसने। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कई सारे लीडर जिनके नाम आते हैं, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और बहुत सारे आदिवासी थे, किसान थे, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इन सब लोगों का इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब इसमें जो मेन डैम्स जो बन रहे थे, जो मेन प्रोजेक्ट रिजर्वायर के थे, एक तो था सरदार सरोवर डैम और दूसरा था नर्मदा सागर डैम। ये दोनों सरदार सरोवर डैम और नर्मदा सागर डैम ये नर्मदा बचाओ आंदोलन होने के मेन रीजंस में से एक थे। ठीक है, तो इसमें मेधा पाटकर, बाबा आमटे जी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रो एनवायरमेंटलिस्ट आप कह सकते हैं कि भूमिका निभाई। और हुआ क्या था कि बेसिकली जो प्रपोज्ड हाइट थी कि ये जो डैम बनाया जाएगा सरदार सरोवर डैम, इसकी हाइट जो थी, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये 130 मीटर हाइट का, 130 मीटर ऊंचाई का डैम बनेगा। तो ये कोर्ट में जब मैटर गया, तो कोर्ट में मैटर जाने के बाद ये था कि भाई मैक्सिमम आप अगर बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 88 मीटर का आप डैम बना सकते हैं, 88 मीटर का डैम बना सकते हैं। इस पर हुआ क्योंकि इसके बनाने की वजह से ताकि मिनिमम हम लोग डिस्ट्रक्शन करें, मिनिमम वो करें। तो इसमें जो समझौता हुआ था बेसिकली वो था कि 88 मीटर ऊंचाई तक का डैम हम बना पाए। हालांकि ये जो डैम था इसकी ऊंचाई जब वापस से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर फिर से जिरह हुई और फिर से जिरह होकर के अभी जो है करंट सिचुएशन ये है कि इस डैम की जो हाइट है वो 90 मीटर के आसपास स्वीकृत की गई है और टेंटेटिव जो डेट है कि 2025 तक ये डैम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो डैम आप कह सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से डैम तो नहीं रुका, डैम तो बना, बट हाँ एक सफलता जरूर आंदोलनकारियों को मिली, ये कि इस डैम की जो हाइट थी वो कम की गई, 130 मीटर से घटा करके हाइट को 90 मीटर तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ओके, सो नाउ अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। हाँ, ये एक मूवमेंट है सेव आरे फॉरेस्ट को बचाने का एक मूवमेंट है। सेव आरे जो मूवमेंट है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है। सेव आरे जो है ये बेसिकली आरे रीजन की अगर हम बात करें तो मैं आपको मैप में दिखा दूं कि आरे रीजन है बेसिकली कहां। देखिए इसमें बहुत सारे मूवमेंट है जिनको हम दिखा सकते हैं, जैसे जो बिश्नोई वाला मूवमेंट है वो इस जगह पर हो रहा है, सॉरी बिश्नोई मूवमेंट जो है यहां हो रहा है राजस्थान में। ठीक है ना, ये जो हमने चिपको आंदोलन बताया ये चिपको आंदोलन की जगह हो गई। ठीक है, यहां पर एपिको आंदोलन की जगह हो गई। इसके बाद आपकी ये जो साइलेंट वैली का हमने बताया तो ये केरल वाला ये जो प्लेस है यहां पर साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया जहां पर हमने रेड किया यहां पर। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट्स अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। टिहरी वाला भी यहां पर हो गया, चिपको आंदोलन भी यहां पर हो गया। अभी बात करते हैं आरे मूवमेंट जो हुआ था। आरे मूवमेंट बेसिकली उठा तो आप कह सकते हैं 2011 के आसपास ज्यादा इसने मोमेंटम गेन किया, 11-12 के आसपास जहां से चर्चा स्टार्ट करी, लेकिन चला आया ये काफी लेट तक, 2019 तक 2020 तक ये स्ट्रेच हुआ है। उसके कई सारे रीजन, बेसिकली आरे जो है ये मुंबई में, जो मुंबई हमारा आइलैंड है जहां पर मुंबई पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, तो यहां पर संजय गांधी नेशनल पार्क के पास एक आरे कॉलोनी बनी। अब इसके पीछे की थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। इतिहास कुछ ऐसा है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए, अंग्रेज जब भारत को छोड़ करके गए तो मुंबई जो है एक शहर था, उस समय भी शहर था। तो बॉम्बे जब वो छोड़ के गए थे तो बॉम्बे में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर इतना ज्यादा हुआ कि बॉम्बे में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। आबादी जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर जो बेसिक नीड थी, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध वगैरह, ये सब तो आसपास के एरिया से ही आता है किसी शहर में। अगर दूध बहुत दूर से आएगा तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और तब के जमाने में तो ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा होता भी नहीं था। तो शहर की दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1951 के आसपास, शायद मुझे डेट एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है ईयर, 1951 के आसपास का एरिया था, 51 या 52 के आसपास, तो वहां पर एक आरे मिल्क यूनियन बनाया गया। आरे बेसिकली उस जगह का नाम था जहां पर ये जंगल थे। आरे मिल्क यूनियन जो था बेसिकली बनाया गया, और आरे मिल्क जो एक कह सकते हैं आपकी एक प्रोजेक्ट लगाया गया। तो वहां पर एक आरे कॉलोनी बसाई गई।
आरे कॉलोनी जो थी बेसिकली, ये जो आज का संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक एरिया था। यहां पर काफी कई सौ हेक्टेयर की जमीन जो थी ये किसानों को दी गई ये प्रोजेक्ट में, ताकि यहां पर वो मिल्क प्रोडक्शन कर सकें। क्या कर सकें? मिल्क का प्रोडक्शन कर सकें। और इसी एरिया के आसपास बहुत सारे अफॉरेस्टेशन किया गया, वृक्षारोपण किया गया। धीरे धीरे वृक्षारोपण इतना सफल हुआ, इतना सक्सेस हो गया कि वो पूरा का पूरा एरिया जो था संजय गांधी, जो आज का संजय गांधी नेशनल पार्क है, उससे जुड़ गया और पूरा का पूरा जंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जंगल बन गया, प्लस इसके साथ में बीच में रहने वाले लोग जो हैं अपना यहीं पर रह करके, जो गांव वगैरह थे, उन्होंने पशुपालन स्टार्ट किया और दूध की सप्लाई मुंबई में करने लगे। तो ये पूरी की पूरी आर्य कॉलोनी बस गई, जिसका एक ही उद्देश्य बेसिकली था कि वो मिल्क प्रोडक्शन जो है, आर्य मिल्क कॉलोनी में मिल्क का प्रोडक्शन हो जाए। और इसने मुंबई में डेयरी सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प करी। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके बाद देखो कहां से स्टार्ट होती हैं चीजें। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही आर्य मिल्क कॉलोनी जो थी ना, इसका इनॉग्रेशन जो है ये 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। अब देखो हुआ क्या, ये विवाद वहां से स्टार्ट होता है जब मुंबई मेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड जो है, इसने क्या किया, जो मुंबई मेट्रो थी उसकी जो मेट्रो की बोगी होती हैं उनको धुलने के लिए एक, भाई इनकी क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, इनका जो सर्विस एरिया बनाया जाता है, तो उसने आर्य फॉरेस्ट एरिया में ही एक लैंड जो है मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दे दी। और उस जमीन में क्या था कि वहां पर मुंबई मेट्रो के डब्बों की वॉशिंग वगैरह, सर्विसिंग वगैरह का काम होना था। तो ये एरिया में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे जंगलों को काटना था, मतलब ट्रीज को काटना पड़ा, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो बेसिकली मुंबई मेट्रो के प्रोजेक्ट की वजह से आर्य फॉरेस्ट जो था ये चर्चा में बहुत ज्यादा आ गया। अब जब ये चर्चा में आ गया मूवमेंट, तो सेव आर्य मूवमेंट यहां से निकला कि आर्य जंगलों को बचाओ, आर्य जंगलों को बचाओ, यहां पर बेसिकली था। अब वापस से आते हैं, ठीक है। अब इस आर्य जंगल को बचाओ, इसके चक्कर में क्या हुआ, वहां पर कई सारे एनजीओज भी एक्टिव हो गए। और उस समय उस समय 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 के आसपास हमारे जो पर्यावरण मंत्री थे वो थे, प्रो एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो जयराम रमेश जी। और जयराम रमेश जी ने इस मुद्दे को काफी ज्यादा सख्ती से लिया। हालांकि उसके बाद इस मुद्दे पर जब यहां से विरोध स्टार्ट हुआ, तो वन शक्ति नाम का एक एनजीओ है जो कि हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस बेसिकली प्रोजेक्ट को पे रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। और इसके बाद कई जगह पर उठापटक हुई। स्टे लगाने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को बनाने के बाद कमेटी ने अपना एक निर्णय दिया कि भाई ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है इसको वहां से रिलोकेट कर देते हैं किसी दूसरी जगह पर। तो उसके लिए उन्होंने नई जगह भी चुनी, बट स्टिल क्या था कि जो शेड्स थे उसमें कई सारे शेड्स बन चुके थे तब तक। और बनने के पीछे वापस से ये एनजीओ चला गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, क्योंकि 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आ चुका था, अब एनजीटी बन चुका था, तो एनजीटी चला गया। एनजीटी ने फिर से वापस से स्टे इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया। और एनजीटी जाने पे वन शक्ति ने कहा कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये इलीगल हुआ है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी हटाया जाए। ये भी एक जो वन शक्ति जो एनजीओ है इसका इसकी एक मांग थी। ठीक है, तो ऐसे करके ये मूवमेंट आगे बढ़ा और काफी ज्यादा इसने गेन किया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी कई जगहों पर इस आर्य मूवमेंट का कवरेज मिला, तो चर्चा में ज्यादा आ गया। स्टूडेंट्स का बड़ा रोल था, बहुत बड़ा योगदान था इस आर्य मूवमेंट को लेकर के। तो ये था टोटल ओवरऑल हमारा आर्य प्रोजेक्ट, आर्य मूवमेंट। और अभी की स्थिति ये है कि यहां पर इस पर रोक लग चुकी। एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो था वो तो अभी, जहां जो वॉशिंग वाला सिर्फ प्रोजेक्ट था वो तो है वहां पर, बट बाकी जो सर्विसिंग और सबसे रिलेटेड थे उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया है। तो ये था आर्य प्रोजेक्ट या आर्य मूवमेंट आपका, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और ये काफी रिसेंट में हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2018 तक इस मूवमेंट की बहुत ज्यादा चर्चा थी, 2019 तक इस मूवमेंट की बहुत ज्यादा चर्चा थी। ठीक है,
तो ये था हमारा आरए मूवमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम आते हैं, जिसका नाम है हसदेव प्रोटेस्ट या हसदेव मूवमेंट। ये मूवमेंट तो अभी आप रिसेंट में चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, हालांकि आप सभी ने इसके बारे में जरूर से जरूर सुना होगा। तो हसदेव जो प्रोटेस्ट है बेसिकली ये कहां से स्टार्ट हुआ, तो हसदेव जो एरिया है, हसदेव अरंद एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया एक माइनिंग, कोल माइनिंग एलोकेशन जोन में आता है, और इसमें हसदेव नदी के आसपास जो हसदेव फॉरेस्ट है उनका एरिया भी आता है। ठीक है, अब हसदेव नदी जो है ये बेसिकली महानदी की एक सहायक नदी है। तो हसदेव फॉरेस्ट जो मूवमेंट हुआ है इसमें काफी सारे रिसेंट में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस मूवमेंट में प्रोटेस्ट हुए हैं, और अभी भी इस लेकर के इसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि हसदेव जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि लंग्स माना जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ रीजन है उसका, महानदी के बगल से, महानदी की ट्रिब्यूटरी है हसदेव नदी, तो महानदी के बगल से बहुत ही हरा भरा जोन है ये। और इस जोन में क्या हो रहा है, जो कुछ एलोकेशन किए गए हैं कोल फील्ड इंडस्ट्रीज को, जैसे कि एक राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कंपनी है, इसको बेसिकली अपनी मतलब कोल जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको चलाने के लिए कोयला चाहिए, तो कुछ माइंस को लीज किया गया है, और यही जो कंपनी है इसी की गाइडेंस में यहां पर कोल माइनिंग होनी है। और कोल माइनिंग के लिए यहां के बहुत सारे जंगलों को काटा जाना है, जैसे डिफॉरेस्टेशन ऑफ 137 हेक्टेयर ऑफ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कहां पर हो रहा है, तो परसा ईस्ट एंड कांटा बासान, परसा ईस्ट एंड कांटा बसान जो क्षेत्र है, PEKB बोलते हैं इसको, PEKB, परसा ईस्ट और कांसा बसान, कांटा बसान, ये रीजन जो है यहां पर बेसिकली माइनिंग होनी है, जहां पर कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है। अब इसमें एक और पेच फंसता ये है कि ये जोन जो है बेसिकली ये एक जो हाथियों के झुंड होते हैं, माइग्रेटरी जोन में आता है, कि मतलब हाथियों के सॉरी इस रूट से बहुत से हाथी पास करते हैं, जंगल में मूवमेंट होता है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी बेसिकली इसी हसदेव फॉरेस्ट के बगल से ही गुजरता है। तो यहां पर भी इस जंगलों की कटाई को लेकर के इस हसदेव जो अरांड रीजन है इसमें बहुत ज्यादा विरोध गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है। देखिए यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो हसदेव अरंद रीजन पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। यहां पर हसदेव जो बांगो रिजर्वायर है ये आपको दिख रहा होगा, हसदेव बांगो रिजर्वायर, और इसके बाद ये आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी यहां पर है। और ये पूरा का पूरा जोन जो है ना, ये आपका परसा ब्लॉक है, जहां पर ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है इसका सैंक्शन किया गया कि यहां से माइनिंग करनी है। तो परसा ब्लॉक, हसदेव रिजर्वायर, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये पूरा लेमरू एलिफेंट रिजर्व वाला रीजन है, और ये माइग्रेटरी जोन आता है, यहां से हाथी झुंड के झुंड इस जगह से आप कह सकते हैं कि रूट है ये हाथियों के लिए माइग्रेशन का। ठीक है, तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अभी एक मूवमेंट जो है हसदेव मूवमेंट भी बोल देते हैं, इसी का पार्ट आप कह सकते हैं। हसदेव मूवमेंट जो है ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का भी पार्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के अंतर्गत ही बहुत सारे लोग इसको काउंट करते हैं। अब अच्छा 2009 में क्या हुआ था, 2009 में मैंने बताया ना कि उस समय 2009, 10, 11 का जो पीरियड था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसमें जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश जी, ये बहुत ही ज्यादा प्रो एनवायरमेंटलिस्ट थे। ये अपनी ही मिनिस्ट्री के, अपनी ही सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट रोक देते थे इस वजह से क्योंकि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस में गड़बड़ी लगती थी। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो 2009 में इस हसदेव रीजन को उस समय पर कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो एक नो गो जोन घोषित कर दिया था इन्होंने। क्या कर दिया था? नो गो जोन। नो गो जोन का मतलब इस पर्टिकुलर जोन में अब कोई इस तरह की एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती, माइनिंग वगैरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन वापस से बाद में फिर 2012 में जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने वापस से इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दी, अनुमति दे दी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से इस जगह पर वापस से कोल ब्लॉक के एलोकेशन स्टार्ट हो गए और वापस से माइनिंग स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली
पर्यावरण को लेकर के भारत में कई सारे आंदोलन हुए हैं और अभी भी आगे होते रहेंगे, क्योंकि भारत जो है ना, ये एक विकासशील देश है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड है, लोगों को सड़क भी चाहिए, 24 घंटे बिजली भी चाहिए, लेकिन बिजली बनेगी कैसे? तो बिजली बनने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अलावा और भी बहुत तमाम तरह के तरीके हैं, लेकिन मानो कुछ भी करेगा तो फुटप्रिंट तो छोड़ेगा। जैसे हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि फुटप्रिंट तो छोड़ेगा, अपने पदचिन्ह में तो जरूर छोड़ेगा और प्रकृति का नुकसान तो जरूर करेगा। हम बस बैलेंस ये बना सकते हैं कि कितना मिनिमम से मिनिमम हम डिस्ट्रक्शन करें अपनी विकास को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर ये थे आपके कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जिनके बारे में जो इंडिया में चर्चा में रह रहे हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं, इनको सब आप लोग एक कह सकते हैं कि दिमाग में अपने रखिएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस इन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का आप इस्तेमाल, मैंने जैसे बताया, आप कई अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने आपको बिश्नोई मूवमेंट से स्टार्ट किया। बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट जो है, टिहरी मूवमेंट जो है, इसके बाद हसदेव, आरे फॉरेस्ट वाला, ये सारे मूवमेंट हमने मेजर आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनवायरनमेंट के ही अगले किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।